7-8 वीडियो हम जाट ट्रेड सेंटर पर डाल चुके हैं। उनमें आपने देखा होगा कि विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही शख्सियतों से हम आपको मिलवाने का काम कर रहे हैं, उनके बिजनेस एक्सपीरियंस को आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं नरेंद्र चहल जी। नमस्कार। नमस्ते भाई। और मैं कृष्णपाल आज़ाद। आज हम 2 मुद्दों पर बात करेंगे। पहली जो चीज़ है वो है हमारे जो भाई साहब हैं, इनका जो काम है कार सर्विस सेंटर का। कार सर्विस सेंटर के काम के क्या स्कोप हैं, क्या उसकी बारीकियां हैं, और जो युवा इस काम को आगे करने के इच्छुक हैं उनको क्या सजेशंस है। मतलब इस काम के बारे में डिटेल में हम सारी चीज़ों को भाई साहब के माध्यम से जानेंगे। दूसरा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि नरेंद्र चहल जी एक रिटायर्ड फौजी हैं और रिटायरमेंट आने के बाद 16 साल की नौकरी करने के बाद उन्होंने इस काम को शुरू किया है। तो यह एक अपने आप में एक अलग बात है, और एक फ़ौजी के रूप में उनका क्या जीवन रहा और उसके बाद इस काम को शुरू करने की उनकी क्या एक यात्रा रही है, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी हैं, उन सब बातों पर हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे शुरू से। तो चहल साहब, शुरू से बताइए कि आपका जो जीवन रहा और जो प्रारंभिक शिक्षा रही वो किस तरह से रही आर्मी में जाने से पहले। मैं भाई साहब, हम एक मध्यम परिवार वर्ग से आते हैं। हाँ। तो हमारे पिताजी भी आर्मी में थे और वो जब मैं 2.5 साल का था तभी एक्सपायर कर गए थे जी। तो प्रारंभिक शिक्षा अपना नॉर्मल सरकारी यहाँ पर रही। ठीक है। बीच में कुछ टाइम हॉस्टल में भी पढ़ाई की थी हमने। ठीक है। लेकिन टोटल ये था कि प्रारंभ उस टाइम तक ना हम में ये मैच्योरिटी थी कि आगे जीवन में क्या लक्ष्य है क्या नहीं है। ठीक है। और जब हम छोटे थे तब अपने यहाँ पे नॉर्मली एक रूटीन था बच्चों को, खासकर अपने जाटों में, गांवों में, कि भाई 10th करो और फौज में चले जाओ। ठीक है। एक यही मकसद होता था। हम दूसरी नौकरियां जानते ही नहीं थे। ठीक है। कि भाई दूसरी नौकरी क्या है। ठीक है। तो मैं 10th के बाद में ITI की। ITI करके मैं अप्रेंटिस कर रहा था। उसी दौरान बस मन में हुई कि अब कोई सरकारी जॉब की जैसे घर में चलती थी बातें, तो मैं फौज के लिए ट्राई किया। ठीक है। और प्रभु की कृपा रही कि पहली भर्ती में हम सिलेक्ट हो गए। ठीक है। तो मैं टेक्निकल से भर्ती अटेंड किया था। अच्छा। और EMB में गया। तो टेक्निकल से मतलब बचपन से ही मतलब दिमाग चलता था टेक्निकल चीज़ों में, या कुछ और रीज़न रहा टेक्निकल में जाने? क्योंकि GD में भी बच्चे जा रहे थे, आज भी जा रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि ये चीज़ें उस टाइम हमें इतनी समझ में नहीं आती थी, अब समझ में आती हैं कि अपने यहाँ अगर बच्चा ट्राई कर रहा है तो उसको टेक्निकल में जाने में ज़्यादा बेनिफिट है। अच्छा। उस टाइम तो हमें ज्ञान नहीं था, बस ये था कि मैं जैसे ITI वगैरह किया था तो टेक्निकल मन था कि कुछ अपना करना है। ITI की वजह से भी फिर चीज़ें दिमाग में रही कि मैं टेक्निकल ही करना है, बस टेक्निकल ही करना की बात आ गई थी। तो उस से फौज में चले गए। वहाँ पे जाके टेक्निकल, जब हम फौज में गए अभी वहाँ पे जाके जैसे मैं ऑटोमोबाइल का काम सेलेक्ट अपना लाइन पकड़ लिया। ठीक है। तो जब गए तब तक हमें पता भी नहीं था कि भाई ऑटोमोबाइल में क्या चीज़ कैसे है। ठीक है। क्योंकि ना घर पे कोई ऐसा वो था कि भाई घर में कोई गाड़ी थी, कि थोड़ा जिसके घर में गाड़ी होती है उसको नॉलेज भी होती है कि भाई ये चीज़ है। तो हम तो कितनी उम्र थी जब ये फौज में? मैं 20 साल का भर्ती हुआ था। ठीक है। तो वहाँ पे जाके फौज में ट्रेनिंग मिली गाड़ियों के बारे में, ऑटोमोबाइल का बेसिक सीखा। फिर वहाँ पे ऐसे ही कोर्स चलते रहे, बीच में अपना ट्रेनिंग करते रहे, काम करते रहे, तो सर्विस आगे बढ़ती रही। फिर मन में आया कि जब हम कोई भी काम कर रहे हैं, यहाँ थे हम तब तक ये सोचते थे यार बस पढ़ाई से पीछा छूटे और नौकरी लग जाए। ठीक है। जब हम फौज में गए तो जाके देखा वहाँ ट्रेनिंग से ही कि भाई वहाँ भी पढ़ाई है। मैं कहा यार ये पढ़ाई पीछा नहीं छोड़ेगी, अब जब करना है तो कुछ अच्छा करें। अच्छा, फौज में जाने के बाद भी आपने पढ़ाई शुरू रखी? हाँ, वहाँ पे फिर मैं टेक्निकल डिप्लोमा किया ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। अच्छा। तो डिप्लोमा करने के बाद उसका हमें वहाँ भी बेनिफिट था कि जैसे अभी फौज में क्या है, जो आदमी डिप्लोमा करता है उसका एक तो ग्रुप चेंज हो जाता है, X ग्रुप में आ जाता है। ठीक है। और 6200 रुपया उसको सैलरी बेसिक अलग मिलती है। ठीक है। जिस पे DA वगैरह हर फैसिलिटी मिलती है। ठीक है। आगे जो इंक्रीमेंट मिलने हैं सब कुछ उससे बेनिफिट मिलता है मतलब। ठीक है। तो मैं वही चीज़ देख के अपना वो कर लिया। लेकिन मन में तब भी ये था कि
बस कुछ अपना देखा जाए। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा ना, एक चीज़ मैं माफ़ी चाहूँगा, रोक के दर्शकों को बता दूँ कि ये ना जो हम भाई साहब के फौजी जीवन की बात कर रहे हैं, ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप भी अपने आसपास देखते होंगे और मैंने भी ये अपने जीवन में देखा है कि जो हमारे फौजी भाई रिटायरमेंट लेके आते हैं वो या तो सिक्योरिटी में कोई जॉब कर रहे हैं या फिर रीजनल फोर्सेस में कोई उनको जॉब उन्होंने पकड़ ली है। मतलब ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम आपको देखने में मिलेंगे कि कोई हमारा फौजी भाई रिटायर आया है और उसने अपना कोई बिजनेस सेटअप कर लिया और उसमें उसको अच्छे से मैनेज करके चला रहा है। इसलिए ये सब बातें करनी ज़रूरी है। दूसरा, हम इस बिज़नेस के बारे में भी डिटेल में बातें करेंगे, पहले भाई साहब की कहानी ले लें। अच्छा, तो फिर तो उस टाइम बस मन में ये था कि अब जो करना है वो अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करनी है। ठीक है, उस काम में जिस काम में हमारी जॉब हो गई है, जिस काम में हम हैं। हाँ ठीक है। तो कुछ किस्मत ने साथ दिया, कुछ हमारी मेहनत थी। ठीक है। मैं कंटिन्यू अपने जो टेक्निकल कोर्स थे वो टॉप किए। सेना ने बहुत कुछ दिया, विदेश में मौका मिला सेवा देने का। ठीक है। फिर बस उसी टाइम से ये था कि बस जितना जल्दी हो सके फौज को छोड़ दूं और अब अपना थोड़ा कुछ ये देखें कि हम बाहर कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो लास्ट में प्रयास सफल हुए, फौज से रिटायरमेंट, वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया। से पहले तक ही ये नॉलेज आपको हो गई थी ऑटोमोबाइल्स की, भाई ये चीज़ें, ये मतलब जो ये फील्ड है अपनी ऑटोमोबाइल वाली, इसकी बेसिक नॉलेज हो गई थी आपको? मैं भाई साहब एमटेक फाइटिंग व्हीकल हूँ। अच्छा, बेसिक क्या है तो फिर हायर नॉलेज हो गई। ठीक है, गाड़ियों का ठीक है, वो अच्छी नॉलेज हो गई थी। बस ये था कि मैं जैसे वहाँ पे था, वहाँ पे एक्चुअल आप कोई भी काम करते हो तो दो पहलू होते हैं, दो तरह के लोग आपको मिलेंगे, कुछ सपोर्ट करेंगे, कुछ आपको डिमोरलाइज करेंगे। ठीक है। मेरे साथ भी था। कुछ बंदे जैसे जो मेरे साथ थे जानते थे कि भाई यहाँ टेक्निकल हैंड बंदा है और हर चीज में बढ़िया करेगा। वो कहते थे कि ठीक है भाई, सोचा है तूने जाने की तो अच्छा सोचा है। कुछ ऐसे थे वो ये कहते थे कि भाई आप फाइटिंग व्हीकल से हो मैन, तो बाहर तो फाइटिंग व्हीकल है नहीं, तो आप जाके कैसे करोगे। ठीक है। मैंने उनको यही कि मैं कहा यार बेस सबका एक होता है, हमें सिर्फ शुरुआती दिक्कत आएगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। अच्छा, फिर यही क्यों नहीं सोचा आपने कि भाई अब जब जॉब चल रही है तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा लें? क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे, जब पहले इंटरव्यू से पहले आप बता रहे थे कि आप जेसीओ रिटायर्ड आए, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी तो थी ही कि आप प्रमोशन भी होता। तो ये जॉब, ये अपने काम का जो दिमाग में जो बीज घुसा है, ये क्या था? उसके कई कारण हैं भाई साहब। एक, मुझे भी पता है कि आगे सिक्योर जॉब थी, आगे प्रमोशन था, जेसीओ बन चुका था नौकरी में, अब मतलब एक आराम ही आराम था। ठीक है, लेकिन सवाल था कि कोई भी है, नौकरी नौकरी होती है। ठीक है, आज हो सकता है कि उस टाइम शायद मैं ज़्यादा सैलरी लेता, ज़्यादा पैसा कमाता या जॉब करता तो ज़्यादा हो सकता है करता। आज मुझे ये संतुष्टि है, कोई भी आदमी हम जैसे अपना काम कर रहे हैं, ये बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं। ठीक है। दूसरा, हम रोजगार दे रहे हैं। आज हमें वो चीज़ नहीं है ना कि भाई नौकरी तो नौकरी होती है। आज भी आपके पास 5 मेरे पास हाँ तकरीबन 6 लड़के हैं। ठीक है, जो काम करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, तो ये काम की तो चलो आगे बढ़ाएंगे, फिर वहाँ से आ गए, रिटायरमेंट ले ली, तो उसके बाद फिर आगे की कहानी? जैसे रिटायरमेंट लिया, हमारा क्या है, उसी टाइम मेरा सिलेक्शन भारत अर्थ मूवर लिमिटेड में हुआ था। अच्छा। क्लास 1 अफसर की जॉब के लिए, लेकिन मैं घर से दूर अभी बेंगलोर जाना नहीं चाहता। अच्छा। तो मैं उनको मगर भाई घर से बाहर जॉब नहीं कर सकता, अगर यहाँ होती तो शायद सोचता। ठीक है, ठीक है। तो मगर वैसे भी मैं उनसे सीधा यही रखा मगर सर अगर नौकरी करनी होती तो मैं जेसीओ हूँ, 8 साल मेरी अभी यहाँ पे बाकी है, तो मुझे अभी तो जॉब का मूड ही नहीं है। बोला आप कोई नहीं, घर जाके 1 महीना 2 महीना सोच के बता, फ्रेश हो जाओ, फिर उसके बाद जॉब ज्वाइन कर लो। मगर सर दूर तो करूँगा ही नहीं। ठीक है। यहाँ आ गया। उसी टाइम एक मित्र थे हमारे, उन्होंने मेरा दिल्ली पुलिस इसका सीपीओ का एग्ज़ाम के लिए भर दिया था। दिल्ली एसआई? हाँ, दिल्ली एसआई के लिए। हाँ। तो मैं ऐसे ही टेस्ट दिया, उसका प्री क्लियर कर गया। अब घर की तरफ से ये प्रेशर, घरवाली की तरफ से कि भाई आप ठीक है इसके लिए ज्वाइन कर लो, आगे इसकी तैयारी। लेकिन मैं उसको यही बोला, मैं कहा यार अगर मुझे जॉब करनी होती, मान लो एक एसआई है, मान लूंगा कि भाई ठीक है आगे सही है,
लेकिन अगर करनी होती तो एक गजेटेड पोस्ट है, जेसीओ एक्चुअल आर्मी का जेसीओ क्या है, गजेटेड पोस्ट होती है, ठीक है, राष्ट्रपति उस रैंक को देता है। ठीक है। मका वो वहीं करता, हाँ, ठीक है। तो मका अब नहीं करनी है नौकरी, अब मका अपना पोटेंशियल चेक करना है कि मैं यहाँ कुछ कर पाऊंगा या नहीं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ भी बहुत से बंदे ऐसे मिले, कह रहे फौजी है, जैसे एक अपने देहात में नॉर्मल एक टेंडेंसी होती है, पागल है, बोला ये तो बेमतलब का पैसा खर्च कर रहा है। मैं या आया, फिर इस चीज़ को ऐसे भी कह सकते हैं और ये ऐसे ही है कि जब एक व्यक्ति उस टाइम में, जिस टाइम जो उसकी एज है, जिस टाइम वो नए काम शुरू करने की ज़्यादा एबिलिटी है, उसके दिमाग की ताकतें ज़्यादा हैं, आत्मविश्वास ज़्यादा है, उस समय हम फौज में हैं, नौकरी कर रहे हैं वहाँ, और एक लाइफस्टाइल एक बहुत अलग है यहाँ से, नॉर्मल लाइफस्टाइल से। फिर वहाँ से यहाँ जब लोग आते हैं रिटायर होकर, तो थोड़ा नई चीज़ों को शुरू करने में अनकंफर्ट तो रहता ही है, रिस्क भी समझ लो, अनकंफर्ट समझ लो। किसी भी इंसान की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, उसका रिस्क लेने की क्षमता कम होती जाएगी। हाँ, ये तो एक सीधा सा है। हाँ, और मेरे सामने भी वही था, मेरे मन था अपना काम करने का, लेकिन अगर मैं पूरी जॉब करता तो उस टाइम मेरे बच्चे 20-22 साल की एज में आ चुके होते। मेरे पास अभी मौका था कि मैं जितनी जल्दी छोड़ दूंगा, मेरे पास उतना मौका है थोड़ा रिस्क लेने का। अभी जैसे जब मैं छोड़ के आया, मेरे बच्चों की एज थी लगभग 11 साल 12 साल। ठीक है। मका भाई उनकी शादी सेटअप सबके लिए मेरे पास 8 से 9 साल हैं आराम से, तब तक हम अपने काम को हाँ। मका इस बीच में भाई मैं अपने काम की कोशिश करता हूँ। मेरे परिवार ने अच्छा सहयोग दिया इसमें। वाइफ थी, जैसे मैं उसको सीधा बताया कि भाई आज मेरी सैलरी इतनी है कि मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर रहा हूँ, लेकिन फौज छोड़ के आने के बाद पेंशन उतनी नहीं होगी, पेंशन कम हो जाएगी। तब फैमिली ने कोऑपरेट, हाँ, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है भाई, जो आपकी इच्छा है आप वो करो जो आपका मन कर रहा है। चलो इसको आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है ऐसे ही कि क्योंकि आपका एक अनुभव रहा है, और अपने अनुभव के आधार पर ये बताओ हमें कि जो मैं अभी बात कर रहा था पहले कि अधिकतर जो हमारे फौजी भाई हैं वो कुछ काम की या बिजनेस की शुरुआत क्यों नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो नई चीज़ों में रिस्क ले, मतलब क्या ऐसे रीज़न हैं दिमाग में जो चलते हैं कि नहीं हम सेट हो पा रहे हैं बाज़ार में? नहीं है, वो एक्चुअल थोड़ा सा मेंटलिटी होती है। वो पहले से ये सोच के आते हैं कि भाई इतनी तो मेरी पेंशन आ रही है, और बोला ठीक है इतनी पेंशन आ रही है, अगर और 10-20 हज़ार रुपये इसमें जोड़ लूँगा तो वो बस उतने में खुश सा अपने आप को महसूस कर लेते हैं। वरना मैं तो एक सीधा कहता हूँ, उनको एक ये गोल्डन चांस होता है कि भाई अभी एक नया लड़का काम शुरू करता है, कोई भी आदमी जब नया काम शुरू करता है तो उसमें रिस्क है, चले ना चले, कितना टाइम ना चले, लेकिन उनके पास तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उनको मंथली अर्निंग है, भाई उनकी पेंशन तो है, घर का खर्चा बिल्कुल ये तो नहीं है कि अगर काम नहीं चला तो कैसे करेंगे, उनको तो ये बेनिफिट है, उनको बेनिफिट है। मैं इसी बेनिफिट को थोड़ा सा कैश किया। अभी जब मैं काम शुरू किया यहाँ पे आके, तो मेरे साथ भी था, ऐसा भी हुआ है कि पूरे दिन हमने कुछ नहीं कमाया। ठीक है। शुरुआत थी, पब्लिक को भरोसा टाइम लगता है भाई, भरोसा एक होता है कि पहले से यहाँ मैकेनिक है, उसने अपना कहीं पहले से काम कर रहा है, उसके कुछ लगे बंदे कस्टमर हो सकते हैं। मैं तो यहाँ किसी को जानता ही नहीं था भाई, फौज से आया, आके अपना जैसे सेटअप डाला, तो एक थोड़ा सा पब्लिक से टाइप में टाइम लगता है, लेकिन बस मन में लगन थी। फिर मुझे एक बुजुर्ग ने ऑन रोड बैठे हैं तो एक सलाह दी किसी ने कि बेटा नया काम शुरू किया। मैं कहा हाँ बाबा। बोला 6 महीने के दौरान बिजनेस में एक टाइम ऐसा भी आता है कि तुझे ऐसा लगेगा मैं सब छोड़ के भाग जाऊं। ठीक है, ठीक है। बोला अगर तूने उस टाइम अपने आप को रोक लिया तो कामयाब हो सकता है। और मैं तो सब भाइयों से यही कहूँगा, ये हकीकत है, मेरा अपना अनुभव है। बिजनेस में ये टाइम पक्का आता है शुरुआत के सबके साथ आता है, सभी के साथ हर बिजनेस में आता है। उस टाइम 2 ही चीज़ें हैं, अपना संयम रखो। एक तो बहुत से आदमी क्या करते हैं, वो कहते हैं यार बिजनेस चला ही नहीं चला, वो बिजनेस बदलते रहते हैं। जैसे ये काम चला नहीं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने कुछ और करने बीत गए, वो बोला यार इसमें मजा नहीं है, फायदा नहीं है, इसको बंद करो, दूसरा करते हैं। ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ जब तुम्हारा मन इस काम में है तो इस काम पे डटो, कामयाबी जरूर मिलेगी। ठीक है। अच्छा, अब इस काम के बारे में ही थोड़ी बातें करते हैं, और फिर ये तो एक तरह से सजेशंस हो गए, जिनको ये काम करना है, ये सब चीज़ें वो आगे करेंगे हम। तो क्या हम काम कर क्या रहे हैं यहाँ, मतलब क्या क्या चीज़ें हम कर रहे हैं यहाँ? मेरे पास इस टाइम जैसे आज की तारीख में एक गाड़ियों का कंप्लीट काम है, एक अलाइनमेंट छोड़ के। अच्छा। सिर्फ एक अलाइनमेंट का काम मैं नहीं डाला। ठीक है। बाकी
गाड़ियों का रिपेयरिंग है, डेंटिंग है, पेंटिंग है, इंजन डीकार्बोनाइज है, ठीक है, वॉशिंग है, ठीक है, बाकी ड्राई क्लीन, रबड़ पेंट, रबिंग, गाड़ी का टोटल काम करवाते हैं हम यहाँ। ठीक है। अच्छा, अभी जब हम बात कर रहे थे तो ये भी एक पॉइंट आप बता रहे थे मुझे कि भाई यदि आप, मेरे पास कार है, यदि आपके पास कार है तो और आप ऑथराइज जो सर्विस सेंटर हैं वहाँ करा रहे हो और हमारे पास करा रहे हो, तो क्या क्या डिफरेंस रहेंगे, और लोगों को मतलब कि आपने कैसे अपनी तरफ कैच किया है? क्योंकि अधिकतर लोगों के दिमाग में ये है मेंटलिटी कि भाई हमने गाड़ी ली है, हम गाड़ी चला रहे हैं तो हम वहीं कराएं, बार बार मैं तो देखो भाई साहब, इस मामले में एक सीधा आता है, सबसे बड़ी किसी भी काम में ज़रूरी है थोड़ा ईमानदारी। ठीक है। मुझे भी बहुत ऑप्शन मिले कि ऐसे फौजी साहब क्या कमाओगे, हाँ, ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जिनके साथ क्वालिटी में समझौता नहीं किया जाता। अभी बंदों का एजेंसी पे एक भरोसा है, हाँ, बाहर करते हैं करने वाले थोड़ा बहुत, मैं नहीं कहता कि भाई नहीं बाहर नहीं करते, बहुत से ऐसे बंदे हैं जो कर जाते हैं गड़बड़, लेकिन एजेंसियों की में जो है वहाँ पे आपको अंदर तो जाने नहीं देते, क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, ठीक है। दूसरा, कोई भी एजेंसी है वो आपको एक गाड़ी की वारंटी का लालच देती है कि भाई 1,00,000 किलोमीटर 4 साल हम आपको वारंटी दे रहे हैं, या 3 साल या 5 साल जो भी है, हम आपको वारंटी दे रहे हैं, कोई भी दिक्कत आएगी हम करेंगे। तो एक सीधी सी बात होती है कि आदमी अगर अपना दिमाग लगाए, हर आदमी परेशान है कि भाई मेरी सिर्फ एक वारंटी के लालच में आदमी कंपनी जाता है, हाँ, और वरना बाहर करा लूंगा तो वारंटी खत्म हो जाएगी। हाँ। वरना कॉस्टिंग को देखते हुए हर आदमी परेशान है कि भाई उनके जो चार्जेज हैं एजेंसी के वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। अच्छा, आप एक उदाहरण बता रहे थे, वो जो भाई यहाँ से नोएडा जाते हैं, हाँ, वो बताओ एक बार पहले। एक राम भवन जी हैं, एक्चुअल उनकी अपनी कंपनियां हैं, ठीक है, नोएडा में। हाँ, तो उन्होंने फोर्ड की गाड़ियां ले रखी हैं, और आज तक एजेंसी से बड़ी कंपनी के मालिक है तो उनके लिए मुश्किल भी नहीं है, ठीक है, वो हमेशा एजेंसी में ही काम कराया उन्होंने। ठीक है, यहाँ से गाड़ी लेके निकल रहे थे क्योंकि अब ये मेन रोड है, हाँ, तो गाड़ी में कुछ दिक्कत आई, उन्होंने गाड़ी यहाँ लगाई, हमने उनको काम करके दिया बड़ा रीजनेबल रेट में, ठीक है, क्योंकि काम एक्चुअल में ही वो ऐसा था कि छोटा सा काम था, हमने उनसे 200 रुपये का चार्ज लिया, ठीक है, और उनकी परेशानी, दोनों थोड़ा सा इस चीज़ से काफ़ी प्रभावित हुए ठीक है, कि यार इतने से में एजेंसी में तो घुसते गाड़ी में ये होता है। हाँ, फिर उन्होंने एक काम एजेंसी में एक कॉस्टिंग ली थी किसी काम की ठीक है, कि भाई ये कितने का काम होगा, तो वहाँ पे उनका 27,000 का बिल बताया था कि इस काम में 27,000 का खर्चा है, ठीक है, तो उन्होंने मेरे से वो पूछ लिया हाँ, कि ये काम कितने का। हमने वो काम अपनी लेबर के साथ उनको 4700 रुपये में करके दिया था, और वो भी जेन्युइन पार्ट्स के साथ में मंगा के। बहुत बड़ा अंतर हो गया। उनसे हमने ये कहा था कि भाई इसमें एक्चुअल क्या होता है, एजेंसी लेके चलती है आपकी, वहाँ पे रिपेयर नहीं है, हाँ, एजेंसी में रिप्लेस है, ठीक है, और वो रिप्लेस में कोई भी एजेंसी है, आप एक सीधी सी बात लो, तेल तिलों से निकलता है। एजेंसी ने इतना स्टाफ हायर किया है, आपको वहाँ पे बिठा के, बहुत बड़ा सा सेटअप, बहुत सेटअप है उनका, तो भाई उसका खर्चा कहाँ से निकलेगा। तो वो क्या करते हैं, जैसे आपकी गाड़ी गई है, आपने कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, या इंश्योरेंस कवर ले रहे हो, वो आपका एक साइड से लगभग मैक्सिमम आइटमों को बदल जाएगा। तो हम लोग क्या है, जैसे एक असेंबली है, उसमें अगर एक पार्ट खराब है तो वही पार्ट बदलो ना, भाई पूरी असेंबली को बदलने की क्या जरूरत है, अगर वो पार्ट अवेलेबल है। एक तो होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंद पैकअप में आती हैं मार्केट में, भाई ठीक है वो तो चेंज पूरा होगा, लेकिन कुछ के पार्ट्स आते हैं तो उसका पार्ट्स चेंज करो। अच्छा, अभी ये सवाल आ जाएगा, दर्शकों के दिमाग में भी आएगा और मेरे भी आया कि कहीं ये मन में थोड़ा सा वहम रहता है कि भाई इतने, अगर पैसों में इतना अंतर है तो कहीं कुछ क्वालिटी के साथ तो कुछ कंप्रोमाइज़ नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ? नहीं भाई साहब, क्वालिटी का अभी इन चीज़ों पे मैं आपको नॉर्मल से उदाहरण देता हूँ। जैसे कंपनियों में है, मैं भी एक आध बार गया हूँ एजेंसी में किसी दोस्त के साथ में जाके, जैसे मैं पीछे का एक वाक्य बताता हूँ। मेरा एक बहुत परम मित्र है, उन्होंने एक नई वैगनार खरीदी, ठीक है, तो मैं किसी काम से जा रहा था, मेरे से बोले यार मैं वैगनार एजेंसी में डाल के, उसकी फ्री सर्विस चल रही थी, लास्ट मतलब तीसरी फ्री सर्विस थी साल पे, जो ऑयल वॉयल सब चीज़ चेंज होती है।
तो बोला कि चल मेरे साथ चल और मैं गाड़ी वहाँ डाल के तेरे साथ चल दूंगा, क्योंकि मैं क्या करूँगा शाम को जाके गाड़ी ले आऊँगा। मैं कहा चल ठीक है। नई गाड़ी थी उनकी? नई गाड़ी थी। ठीक है। वहाँ गए हम एजेंसी में। तो मेरे भी मन में ऐसे ही आया कि यार हम काम करते रहते हैं। रूटीन सर्विस कराने गया था? रूटीन सर्विस। ठीक है। मैं कहा एक बार इनसे ये पूछ लूँ इनके चार्जेस क्या हैं। भाई किसी भी मिस्त्री के मन में ये आती है जिज्ञासा कि हम जैसे हम हैं गाड़ी की सर्विस के 300 रुपये लेते हैं। ठीक है। तो मैं कहा इनसे पूछें कि भाई तुम्हारे चार्जेस क्या हैं। तो उन्होंने कहा ये तो फ्री सर्विस है। मैं कहा ये फ्री सर्विस है, अगर ये पेड सर्विस होती तो? बोला हमारी 2000 रुपये लेबर है। ठीक है। ठीक है। मैं कहा अच्छा। मैं सुन के थोड़ा सा झटका लगा, क्योंकि हम पेट जैसे वैगनार है 2 से 2500 रुपये में टोटल सर्विस सामान समेत कर देते हैं। अच्छा। तो मैं ऐसे ही बैठ गया उसके साथ। मैं उनसे पूछा कि ठीक है आप जो आइटम डालोगे उसकी कॉस्ट हमें एक एस्टिमेट दे दो। ठीक है। तो उसने बोला सर ऑयल कौन सा डालोगे? मैं कहा आप बताओ कौन सा डालोगे? बोला नहीं एक पार्ट सिंथेटिक है, एक फुल्ली सिंथेटिक है। मैं कहा पार्ट सिंथेटिक और फुल्ली सिंथेटिक का रेट? तो उन्होंने फुल्ली सिंथेटिक का जो रेट बताया उसको सुन के मुझे झटका सा लगा बहुत भारी। उन्होंने 1100 रुपये लीटर का सिंथेटिक तेल बताया मुझे। अच्छा। और पब्लिक मैक्सिमम जो एजेंसियों में जाते हैं वो डलवाते हैं। अच्छा। और हम यहाँ एक्चुअल क्या होता है कि जैसे हम हैं, हाँ, अभी मैंने मोबिल कार केयर भी लिया हुआ है। ठीक है। मोबिल वर्ल्ड की एक अच्छी कंपनियों में कैस्ट्रोल है, मोबिल है, बहुत बेहतरीन कंपनियां, वोल्वोलिन वगैरह। तेल किसी भी कंपनी का लो आप अच्छा है। ठीक है। मेन होता है ग्रेड। ठीक है। अभी जैसे फुल्ली सिंथेटिक में 5W40 आता है, 530 में भी है, फुल्ली सिंथेटिक पार्ट सिंथेटिक दोनों है 530 में। तो मैं उनसे जब पूछा उन्होंने बोला हम 540 डालते हैं, 1100 रुपये लीटर। अच्छा। मैं उनको एक ही चीज़ बोला, मैं किस कंपनी का डालते हो? अभी उन्होंने जो भी कंपनी बोला नाम लेना ठीक नहीं होता। ठीक है किसी भी कंपनी का, क्योंकि उनके पास, और इसमें और डिफरेंस बताऊंगा मैं आपको। हम डालते हैं 600 रुपये लीटर में। ठीक है। फुल्ली सिंथेटिक 5W40। ठीक है। ठीक है, मोबिल कंपनी का है जैसे। ठीक है। तो 600 रुपये लीटर में हम कमा के डाल रहे हैं। ठीक है। इसमें हम भी कमा रहे हैं। ठीक है। तो मैं उसको वो चीज़ वहाँ पे बोला, मैं कहा भाई 600 रुपये लीटर मैं डाल रहा हूँ, अभी कितने में आया मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने इसमें कमाया। हाँ, और हमारी ये ग्रेड है। ठीक है। क्वालिटी बिल्कुल हम तो ठोक के कहते हैं भाई कहीं भी चेक कराओ आदमी, अगर क्वालिटी उनसे 1% लो हो तब आदमी कहे। मैं कहा यार 11, बोले भाई साहब ये तो कंपनी के रेट है। मैं कहा चल ठीक है छोड़, मैं कहा आगे बता। वो तो मैं भी समझ रहा हूँ भाई इतना बड़ा सेटअप कैसे चलेगा। ऑयल फिल्टर उन्होंने बताया 100 रुपये। ठीक है। ठीक है। मैंने कहा इसकी MRP MGP की 90 रुपये है। ठीक है। आपने 100 रुपये कैसे लगा दिया? मेरी उसकी थोड़ी सी MRP से भी बड़ा लगा दिया। तो कस्टमर एक्चुअल कोई भी कस्टमर है देखो जो एजेंसी में गया इतना ध्यान नहीं देगा आपको, ये तो दिखाई देंगे नहीं कि आपका ध्यान जाएगा नहीं। 100 रुपये चीज़ है क्या, कुछ टोटल बना दिया उन्होंने, ये हो गया इतना। ठीक है। तो आदमी देखता हाँ यार 100 रुपये का होगा। भाई जो आदमी खरीद रहा है उसको रेट पता होंगे। अभी हमारे पास भी जो डलवा के जाते हैं हर आदमी को थोड़ी रेट पता है। जिसने कहीं से लिया होगा खरीदा होगा एक उस आदमी को रेट पता होता है। पर वो ऐसे शौकड़ तो होते हैं कि भाई वहाँ 27,000 का कुछ काम हो रहा था, यहाँ 4700 में कर दिया। वो बंदा आज की तारीख में मेरा रेगुलर कस्टमर है। अच्छा। उसके बाद उसने आज तक एजेंसी में गाड़ी नहीं भेजी। हम जैसे हम पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे देते हैं तो वो बंदा फ़ोन मार देता है, हम घर से गाड़ी उठा लाते हैं और उसके स्कूल की गाड़ियाँ वो तक हमारे पास आने लगी। तो हमें ये एक बेनिफिट मिला उस चीज़ का। ठीक है। अच्छा, इसी के बीच मुझे भी इन सब बातों के बीच मुझे भी एक बात याद आ गई है। मेरे पास जो कार है उसमें भी कुछ ऐसी दिक्कत आ गई थी कि मैंने उसे कहीं दिखाया और वहाँ ये हुआ कि इसका आप इंजन कराओ, उसका ये कराओ, मतलब पूरा लंबा उन्होंने कर दिया। पर जब मैं यहाँ भाई साहब के यहाँ उसको लेके आया तो भाई साहब ने उसमें मतलब ऑयल तो ख़त्म हो गया, मतलब उसमें ऑयल ख़त्म हो रहा था लगातार। ऑयल उठा रही थी और ऑयल डाला और उसके साथ कुछ और एक ऑयल ट्रीटमेंट डाला और तब से वो सही चल रही है, बढ़िया। हम एक बार बीच में चेक भी कराया खूब चलाने के बाद, अब ठीक है, नॉर्मल है। नहीं, एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत कम आदमी है वो जो ये सोचते हैं कि भाई कस्टमर, कोई भी आदमी, मेरा तो अपना ये मानना है, हमने पैसे की कीमत समझते हैं हम
कि कोई भी आदमी जो पैसा जिसने लगाया है यार उसका उसको फुल बेनिफिट मिले। और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो उसी, देखो कोई भी चीज़ है जैसे ऑयल ट्रीटमेंट है, बनाया किस लिए गया है? वो इसीलिए बनाया गया है कि जो माइनर वियरनेस आई है ना उसको कवर किया जा सके। तो सीधा बाहर ये कह देना कि भाई गाड़ी ऑयल उठा रही है, इंजन करा लो। तो मैं इसीलिए उस टाइम भी आपको ये सजेशन दिया था कि एक ट्राई ये कर लो, अगर कम वियरनेस होगी ना तो ये इसमें फिल हो जाएगा। कहाँ बात जा रही थी हमारी 20-25 हज़ार तक, कहाँ वहीं रहेगी वो सर्विस। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ होती हैं, जैसे नॉर्मली है, मैं तो हमें कई बार हमें चलना पड़ता है कस्टमर के हिसाब से कि भाई कस्टमर को क्या काम चाहिए। हम भी एक बार समझाते हैं कि भाई साहब ये चीज़ इतने की है, ये चीज़ इतने की है। अभी जैसे छोटे छोटे उदाहरण है, जैसे फिल्टर है, पब्लिक के माइंड में सिर्फ एक चीज़ घुस गई है, एजेंसियों ने घुसाई है, जिसने भी घुसाई कि मान लो मारुति की गाड़ी है तो भाई एमजीपी का ही पार्ट चाहिए, हुंडई की गाड़ी है हुंडई का ही पार्ट चाहिए। भाई ना तो मारुति खुद बनाती कोई पार्ट, ना हुंडई खुद बनाती। अगर हम उसी पार्ट को जिस कंपनी ने बना के उनको दिया, अगर उनका पार्ट खरीदें, जिसको आफ्टर मार्केट कहते हैं, कि आफ्टर मार्केट कोई भी पार्ट लेते हैं तो वो हमें रीजनेबल रेट मिलते हैं। ठीक है। अभी जैसे फिल्टरों में छोटे छोटे उदाहरण देता हूँ मैं आपको। कोई भी डीजल की गाड़ी है, स्विफ्ट मान लो, स्विफ्ट पे ले लो, एक स्विफ्ट का डीजल फिल्टर 1180 के समथिंग एमआरपी एमजीपी की है। उसमें आपको अगर जैसे हम बिल पे लेके आते हैं तो हमें कितना दे देगी एजेंसी? ज़्यादा से ज़्यादा हमें देते हैं 12% 14% लेस करते हैं अगर हम बिल पे लेके आते हैं। तो उसमें आप ये लगा के चलो, वही बनाने, जैसे उन फिल्टरों को बनाने वाली कंपनियां हैं, महाले है, एलोफिक हैं, ये कई कंपनियां हैं जो महाले है, मैक्सिमम हुंडई में, मारुति में इसके फिल्टर निकलते हैं महाले के। आप इसी फिल्टर को महाले का खरीद लो या प्यूरोलेटर में खरीद लो, प्यूरोलेटर महाले का ब्रांड है। तो डीजल फिल्टर प्यूरोलेटर के अंदर स्विफ्ट का 800 के लगभग है। ठीक है। सीधा सीधा लगभग 350-400 रुपए का बेनिफिट मिल गया। ये 800 कुछ रुपए इनकी एमआरपी है, इस पे 10-15-20% का लेस भी मिलेगा। यानी जो फिल्टर आप 1200 रुपए में डला रहे थे वो आपको 700-750 रुपए में पड़ता है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि यदि आप इस काम को थोड़ा क्वालिटी के साथ करते हैं और एक जो हमारा कस्टमर है उसको एक विश्वास उन दोनों के बीच में, हम दोनों के बीच में बनता है कि हम आपको रीजनेबल तो रेट्स दे रहे हैं और एक बढ़िया क्वालिटी दे रहे हैं, तो हो सकता है आपका काम मतलब कि कम समय में और ठीक ठाक सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा घट सकती है। दूसरी चीज़ ये होती है एजेंसियों के मतलब आदमी एजेंसी जाता है। अभी मतलब बहुत से दर्शक ये सोचेंगे ये तो एजेंसियों का काट के अपने काम को बढ़ाने वाली बातें हो रही हैं। नहीं, हम लेकिन मैं तो एक बंदों के बेनिफिट की बात बताता हूँ, कस्टमर के बेनिफिट, जैसे कस्टमर के बेनिफिट की बात बताता हूँ आपको। आप मान लो, मैं ये नहीं कहता भाई हमारे पास या बाहर सर्विस कराओ, आप एजेंसी में भी कराते हो सर्विस, आपको एजेंसी वाले लालच देते हैं कि भाई आप सिंथेटिक डलवाओ, कि आप ये 1100 रुपये का लीटर है और ये बोला आपका इस रेट का तेल है, ऑयल जो है। तो आपकी रनिंग, आप पहले ये देखो कि मेरी पर डे रनिंग क्या है। ठीक है। अगर आपकी रनिंग ही 50-100 किलोमीटर डेली की है, ठीक है, तो आपको फुल्ली सिंथेटिक तेल की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें सोचनी चाहिए। भाई हम एक साल में हमारे पास आते हैं बहुत से कस्टमर, एक साल में जिनकी गाड़ी 4 से 5 हज़ार किलोमीटर चली या 6,000 की चली, उस बंदे को फुल्ली सिंथेटिक ऑयल की क्या जरूरत है? फुल्ली सिंथेटिक ऑयल मैं उसके लिए मानता हूँ जिसकी पर डे 400-500 किलोमीटर की रनिंग हो। ठीक है। और बाकियों को नॉर्मल। बाकी आप नॉर्मल क्या होता है वैसे? अंतर सबसे बड़ी चीज तो होती है उनके, भाई एक तरह से मैं तो कोई भी ऑयल पे लेके चलता हूँ। अभी दूसरी एक चीज और कस्टमरों को बताता हूँ, अपने जितने भाई हैं, कि हमारी क्या हम सोच के बैठते हैं कि यार गाड़ी में अभी 4,000 किलोमीटर चली है, आज की तारीख में कोई भी ऑयल जो तैयार किया जा रहा है वो केमिकल से तैयार होता है। जब तक कोई भी ये ऑयल है डब्बे में पैक है तब तक कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन जैसे ही हम गाड़ी में डालते हैं और ये गाड़ी में कुछ तो पुराना तेल रहेगा भाई, बॉडी में लगा मिलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है। कुछ केमिकल, अलग अलग मेटल हैं,
तो जब ये उसके अंदर सर्कुलेशन होता है तो इसमें केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। और कंपनियां इसीलिए ये बोलती हैं कि 10,000 किलोमीटर या 1 साल, क्योंकि उसके बाद क्या है, इसकी विस्कोसिटी जो है हमें देखने में साफ नजर आएगा, लेकिन इसकी विस्कोसिटी में, इसकी प्रॉपर्टीज में कमी आनी शुरू हो जाती है। तो और यही एक ऐसी चीज है जो गाड़ी की लाइफ को बनाता है। ठीक है। आपका डीजल फिल्टर चौक हो जाए, एयर फिल्टर चौक हो जाए, तो क्या होगा, गाड़ी दबेगी, रुकेगी। तो बस हमें कितने टाइम बाद ऑयल चेंज कराना ही कराना है? ऑयल पे मेन गाड़ी की जान ऑयल में बसती है। ठीक है। तो आप पक्का 1 साल, या कंपनी 10,000 कह रही है, मैं तो कहता हूँ आप 10 से थोड़ा पहले करा दो। ठीक है। अगर आपके इंजन में कभी जिंदगी में कोई कमी आ नहीं सकती अगर आप ये चीज़ का ध्यान रखते हो। मान लो कि हमारी गाड़ी साल में 4,000 ही चली है, तब भी हम 1 साल में उसको चेंज कराएं। पक्का करा देना चाहिए, ऑयल पक्का चेंज कराओ। बेशक आप एयर फिल्टर वही हवा लगवा कर लगवा लो, उसमें दिक्कत नहीं है। आपको लगता है मेरी 4,000 किलोमीटर चली है, एयर फिल्टर साफ पड़ा है, आप उसमें हवा लगाओ, उसी को फिट करवा दो। तो ये तो छोटी छोटी बातें कस्टमर्स के लिए होगी कि उनको क्या ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब इस काम में क्या स्कोप है, मतलब नौजवानों के लिए, और कैसे इसको सीखें, कैसे शुरू करें, कैसे आए मार्केट? भाई साहब, एक सीधा स्कोप की जहाँ बात आती है, ये आप भी देख रहे हो, जब हम पैदा हुए थे तो रोड पे इक्का दुक्का गाड़ियाँ थी, और आज मेरे ख्याल से हर घर में गाड़ी है। ठीक है। और आने वाले टाइम जो हम देख रहे हैं, आज हर घर में बंदे 2 हैं 3 हैं, जो भी है, जब जॉब करते हैं तो अपनी अपनी गाड़ी लेते हैं। घर में 2-2 गाड़ियाँ भी हैं। घर में 2-2 गाड़ियाँ भी हैं। जो मियाँ बीवी दोनों जॉब कर रहे हैं, वो दोनों भी अपनी अपनी अलग अलग गाड़ी रखते हैं। तो स्कोप तो गाड़ियाँ बढ़ेंगी। ठीक है। ये ना ऐसा चीज़ नहीं है जो ख़त्म होगी, ये तो बस इसमें ये है कि बंदे को अपडेट होना पड़ेगा हमेशा सिस्टम के साथ। ठीक है। जैसे पहले पुराना टाइम था, उसमें नॉर्मल गाड़ियाँ थी, डीजल के जो FIP और ये होते थे, बाद में कॉमन रेल आ गई। ठीक है। अभी जितनी गाड़ियाँ वो ज़्यादातर CRDI और ये हैं। दूसरा, अभी आगे जैसे इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ आ रही हैं, तो उनके साथ अपने आप को अपडेट तो करना पड़ेगा। ठीक है। सिस्टम में अगर आपको है कि भाई मुझे ये काम करना है, और तो बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं होती। आज की तारीख में हर एक के पास मोबाइल है, हर आदमी मोबाइल रखता है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। मैक्सिमम गाड़ियाँ सेंसर बेस हैं। ठीक है। आप अपना सेटअप डालते हो तो अगर थोड़ा सा आदमी पढ़ा लिखा है, भाई स्कैनर अपना रखो। एक सफल वर्कशॉप बनाने के लिए कुछ चीज़ें तो आपको बेसिक लेके चलनी पड़ेंगी, साथ में हमेशा आपके पास होनी चाहिए। हर चीज़ के लिए दूसरे पर डिपेंड नहीं हुआ जाता। अपने हाथ में भी चीज़ें होनी चाहिए। अभी जैसे मैंने खुद मैं जंगल में, भाई देहात एरिया में आके खोला था। ठीक है। मुझे जैसे जैसे पता लगा कि हाँ यार ये दिक्कत आ सकती है, मैंने वो चीज़ अपनी बनाई खुद की। और आज जैसे स्कैनर है, ये हमने खुद अपने पास गाड़ी आती है, उसका हमें बेनिफिट भी है। भाई गाड़ी में चेक लाइट आ रही है, नहीं समझ में आता, आप किस किस पॉइंट को चेक करोगे? सबसे अच्छा तरीका सीधा स्कैनर लगाओ, स्कैन करते ही वो बता देता है कि ये चीज़ खराब है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा जमाने के हिसाब से कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने ही अपना इंजन डिकार्बोनाइज की मशीन लगाई, हाइड्रोजन बेस्ड, क्योंकि पहले केमिकल बेस भी लगाते थे कुछ लोग, उसमें लागत कम आती है, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। ये थोड़ा महंगा है, और इसमें हमें कोई चीज़ खोलनी नहीं पड़ती, कोई नुकसान नहीं है। तो सेटअप को उस हिसाब से तैयार किया जाता है। जैसे अभी हम हैं यहाँ पे, टेक्नोलॉजी के हिसाब से मॉडर्न सेटअप बनाओ। हाँ, मॉडर्न सेटअप बनाओ, अच्छी टेक्नोलॉजी। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, कुछ चीज़ों का पब्लिक पे भरोसा बैठाना पड़ता है। अभी जैसे हम हैं, हमने यहाँ पे AC के लिए भी मशीन लगाई। अच्छा। कार AC के काम के लिए मशीन लगाई। बहुत सी जगह क्या, आपने भी मार्केट में घूमा होगा, मैक्सिमम 80% AC का काम जो कर रहे हैं वो कंप्रेसर और एक बोतल से ही हवा भर के कर रहे हैं। ठीक है। आइडिया है, अच्छी चीज़ है भाई, कि तजुर्बा है, पाइप पकड़ा, ठंडा हो गया, क्या, लेकिन उसको फिक्स कैसे करें कि इसमें, भाई मैं कहता हूँ कि कंपनी ये बोलती है कि मान लो 400 ग्राम या 420 ग्राम या 370 ग्राम ±20। ठीक है। ठीक है। इतना उसमें गैस आनी चाहिए। आपकी कार, आप कार लेके आए, उसमें बिल्कुल गैस नहीं है, आप गर्मी से परेशान हो, मैंने उसमें 200 ग्राम घेर दी,
आपको ठंडा लगना लगेगा, हाँ यार बढ़िया है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ नहीं होगी जो होनी चाहिए। या मान लो थोड़ी ज़्यादा गिर गई, भाई हमने ऐसे खोल के आईडी से डाल रहे हैं, प्रेशर पे सुई देख के बस, थोड़ी ज़्यादा चली गई, ज़्यादा चली गई तो बाद में कट मारना शुरू करेगा कंप्रेसर। ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उसको आप सब, दूसरा बंदे के दिमाग में एक डाउट रहता है, पता नहीं यार कम डाली है, थोड़ी डाली है, हमने वो सिस्टम खत्म कर दिया, एक्यूरेसी रहेगी कि भाई कंपनी इतना बोलती है, हाँ, आदमी साइड खड़ा हो गया, उसमें फीड कर दिया, मशीन लगा दी, मशीन सारा काम खुद करेगी, उसमें से वैक्यूम करना, ऑयल चढ़ाना, गैस चढ़ाना, तो ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। अच्छा, आपका तो बैकग्राउंड भी रहा, आर्मी से ही ऑटोमोबाइल बैकग्राउंड रहा, फिर आप ये भी बता रहे थे जब हम बैठे थे कि भाई यहाँ आदमियों की कमी होगी बीच में, जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि क्या क्या दिक्कतें आई है, मैं पूछने वाला था, उसमें ये दिक्कत आई, एक बार आप बता रहे थे कि यहाँ आदमी। एक्चुअल क्या होता है किसी भी काम में, ये एक सफलता का मंत्र भी बोल सकते हो आप, कि काम में शर्म मत करो, आपका खुद का काम है, उसमें शर्म कभी मत करो। मैं अपनी एक ड्रेस, वर्किंग ड्रेस पक्का टांग के रखता हूँ। अच्छा। मेरे बंदा कोई नहीं आया, मिस्त्री नहीं आया, गाड़ी ज़्यादा है, मैं खुद लग जाता हूँ। ठीक है। मैं खाली हूँ, मान लो जैसे खाली बैठा हूँ, कोई काम नहीं है, मैं उनके साथ जाके लग जाता हूँ। उसके दो फर्क पड़ते हैं, आप खुद काम कर रहे हो तो मिस्त्री कभी आपको बेवकूफ़ बनाने की नहीं सोचेगा। ठीक है, ठीक है, वरना आप सिर्फ मिस्त्रियों पर डिपेंड हो तो उस चीज़ का बहुत नुकसान उठाओगे। हाँ, बाबूजी बन के बैठे और हाँ, उस चीज़ का नुकसान पक्का है। दूसरा, जैसे मेरे साथ हुआ था, बीच में क्या हुआ, जब मैं काम ओपन किया था, शुरू में काम कम आ रहा था, मिस्त्रियों को तो भाई सैलरी चाहिए, तो ठीक है, उनका वो हुआ, बीच में मेरे मिस्त्री धुलाई वाले सब भाग गए, मुझे करीबन 5 महीने हुए थे काम किए हुए। ठीक है, मैं अभी सेटअप बड़ा था, मैं अकेला खुद लगा रहता था, खाली बैठा हूँ, आगे कोई गाड़ी धुलाई के लिए आ गई, मैं खुद धुलाई कर देता था। ठीक है, मैंने अपने मन में ये चीज़ नहीं लेके आया कि मैं फौज का जैसी हूँ, मैं भाई गाड़ी क्यों धोऊंगा। ठीक है, मैं खुद गाड़ी धोना शुरू किया, पीछे आके अगर रिपेयर आ गई तो धुलाई बंद कर देता था, आके रिपेयर पे लग जाता था। ऊपर वाले ने सुनी, काम आज की तारीख में फिर दोबारा बढ़िया सेट हो गया। और कुछ बंदे हंसते भी थे कि देख बहन जो फौज में क्या बढ़िया वो था, और बोला यहाँ के गाड़ियाँ धो रहा है। मगर आज उनको लग रहा होगा कि भाई गाड़ियाँ धो रहा है, लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूँ। भाई सबसे बड़ी चीज़ है। अब एक चीज़ होती है, जैसे कोई भी भाई है, ये सोचता जॉब तो उस इंसान के साथ ख़त्म है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई। आप चाहे कितने भी बड़े ऑफिसर बन जाओ, आपके बाद वो जॉब आपके बच्चे की तो नहीं है, उसको तो बच्चे को तो फिर से अपनी सारी शुरुआत करनी पड़ेगी। अपना बिजनेस आप कोई भी करते हो, आपने उस बिजनेस को उठा के जहाँ पे लेके आए, आपके बच्चे को वो वहाँ से मिल रहा है। बिल्कुल भाई, उसको तो नई शुरुआत की जरूरत नहीं है ना, आपने उसको खड़ा कर दिया। उसको वो नए आइडिया के साथ आगे बढ़ाएगा, वो उसको आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल, उसको बेस से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे शुरुआती दिक्कत। तो इन चीज़ों के बहुत बेनिफिट होते हैं। अपना मैं इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को जरूर अपने भाइयों से कहूँगा कि हमें इस चीज़ में आना चाहिए। कोई भी काम करो, कोई भी बिजनेस करो, अपना बिजनेस जरूर करो। और दूसरी चीज़ सीधा सा होता है, नौकरी कर रहे हो आप, ये पक्का है कि नौकरी में आदमी भूखा नहीं मरेगा, लेकिन नौकरी से कोई अंबानी नहीं बनता। ठीक बात है भाई, उसकी फिक्स रहेगी। ठीक है, उसने पहले से वो फिक्स कर लेगा कि मेरी यार महीने की 60,000 आ रही है, मैं एक फ्लैट खरीद लेता हूँ, फाइनेंस करा लेता हूँ, उसकी किस्त भरता रहूंगा। उसका मतलब उसने उतनी सोच बना ली अपनी। लिमिट्स हैं। बिजनेस में लिमिट्स नहीं है। हो सकता है आज आपने 1 रुपया ना कमाया हो, कल आप 10,000 कमा के जाओ। बिल्कुल, यही हमारा मतलब जाट ट्रेड सेंटर का यही लक्ष्य है कि नौजवानों को किस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न फील्डों में, बाजार में आने के लिए मोटिवेट किया जाए। क्योंकि अब ये जो फील्ड हम भाई साहब से जो बात कर रहे हैं, सर्विस सेंटर वाली, एवरग्रीन फील्ड है, बहुत स्कोप है। और हमारे लोगों की, जब हम जाट ट्रेड सेंटर की बात कर रहे हैं, तो हमारे लोगों की संख्या बहुत कम है, हमारे बच्चों की संख्या बहुत कम है ही नहीं।
बहुत कम है। अब आप ना के बराबर है। इस इलाके में जहाँ है, यहाँ यदि बात करें तो सर्विस सेंटर जहाँ हम रिपेयर भी कर रहे हैं, जहाँ हम सारी चीज़ें, एक गाड़ी यहाँ आएगी तो उसको हम 100% उसका काम कर रहे हैं। ऐसा आप अकेले हो, मेरे नॉलेज में तो आप यहाँ अकेले हो। अकेले हूँ। तो इस हर फील्ड में आने की ज़रूरत है, तो इस फील्ड में भी आप आइए। और कुछ मोटी मोटी बातें जो बातचीत से निकली हैं वो मेरे हिसाब से एक ये भी है कि जिस भी काम को करो पहले पूरा मन बना के कर लो, ताकि उसको बदलना ना पड़े। बदलोगे, काम छोड़ोगे तो उसमें दोनों चीज़ों का नुकसान है। आपका टाइम भी ख़राब हो रहा है और आपका जो एक्सपीरियंस आपने जो गेन किया है वो बर्बाद है। दूसरी बात कि किसी भी काम को करोगे तो उसको पहले सीख के करो। जैसे भाई साहब नॉलेज बहुत ज़रूरी है। भाई साहब का तो बेस था ऑटोमोबाइल का, उनको नॉलेज थी, क्योंकि अभी बता रहे थे कि साथ में लग जाते हैं मिस्त्रियों के और गाड़ियाँ भी धोई हैं। तो ये बाबूजीपना भी छोड़ना पड़ेगा। बाबूजीपना छोड़ना पड़ेगा भाई साहब। एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, बिजनेस कोई भी हो किसी के ऊपर नहीं किया जाता। मेरे साथ ऐसा कई बार होता है कि मेरे 3-4 मिस्त्री छुट्टी मार गए, या जैसे मैं अपना मैक्सिमम, मेरी कोशिश जो है कि सिर्फ पैसा कमाने का मकसद नहीं था मेरा, तो ये है कि थोड़ा सेवा भी है। मेरे पास अगर रात को जैसे कॉल आ गई किसी की कि भाई हमारी गाड़ी यहाँ KMP के पास ख़राब है, मौजपुर टोल के पास ख़राब हो गई, यहाँ हो गई, तो मैं चला जाता हूँ। तो उस टाइम रात को किसको बुलाओगे? बिल्कुल ठीक बात है। मिस्त्री तो गया अपने घर, मिस्त्री अपने घर गया, आपको काम आता नहीं है। तो थोड़ा सा आपको उस चीज़ का बहुत ज़रूरी वो रखना पड़ेगा कि भाई भी काम को करोगे तो उसकी नॉलेज, और नॉलेज नहीं है तो एक सीधा सा है, आपको उस काम की नॉलेज नहीं है तो मिस्त्री को आप सही से हैंडल भी नहीं कर पाओगे, मैनेज नहीं कर पाओगे चीज़। वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं आपका नाजायज़ फ़ायदा उठा जाएगा। तो आपके मन में जिज्ञासा होगी कि भाई साहब का जो सर्विस जो स्टेशन है वो कहाँ है। इसके बारे में मैं आपको बताऊं, ये अग्रवाल स्कूल है, मेन मोहना रोड है बल्लमगढ़, और अग्रवाल स्कूल मचगर में है। इसके जस्ट सामने या फिर कहीं इसके आगे पेट्रोल पंप है, उसके जस्ट सामने, पेट्रोल पंप के जस्ट सामने चहल मोटर्स के नाम से ये काम है। और मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस रहा है कि मतलब क्वालिटी और प्राइस रीज़नेबल रहे, दोनों ही चीज़ों के मामले में मैं संतुष्ट हूँ। और मैं तो, मेरे जैसे और भी मेरे कई साथी चहल साहब के पक्के कस्टमर बन चुके हैं। आप भी जो नज़दीक के हैं वो भाई साहब से जुड़ें। इसके अलावा क्या हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि कोई भाई, अपना कोई भाई वीडियो देखता है और वो आता है, उसके मन में दिमाग में ये चीज़ आती है कि मैं भी इस काम को सीखना चाहता हूँ, भाई साहब बिल्कुल आप अपना एक्सपीरियंस और ये पूरा स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे जो बनेगा हम पक्का उसको वो सलाह देंगे। ठीक है। और अपने जो फौजी भाई जो रिटायर होकर आ रहे हैं उनके लिए कुछ सजेशंस? मैं तो यही कहूँगा, एग्जाम्पल हो आप एक। मैं तो भाई सब भाइयों से यही कहूँगा कि कोशिश करो हमेशा। एक कभी कभी मैं थोड़ा बुके पढ़ लेता हूँ, तो किसी ने कहा था कि अगर आप सपने में महल नहीं बना सकते तो रियल में आप झोपड़ा भी नहीं बना सकते। ये एक सच्चाई है जीवन की। अपना लक्ष्य बड़ा रखो। रिस्क तो डर से दिल, मतलब अपने दिल से डर तो निकालना पड़ेगा। और हम क्या कहें, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि पूत सपूत तो धन क्यों संचर, पूत कपूत तो धन क्यों संचर। ठीक है, तो हम क्या, एक कोई भी फौजी आ रहा है वो ये सोचता है यार अब बच्चे बड़े हो आए और अब मैं क्या करूं। ठीक है, जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है। तो भाई थोड़ा सा एक तो प्री प्लानिंग करो, फौज में रहते हुए ही थोड़ा बहुत प्लानिंग करो। दूसरा, फौज में ऑप्शन है, ऐसा नहीं है ऑप्शन नहीं है, रिसेटलमेंट कोर्स की सुविधा दी जाती है। ठीक है, कि आप जाके अपना कोई बिजनेस करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, उसके लिए कोई 1 साल से कम ड्यूरेशन के कोर्स जो चलते हैं बाहर, ठीक है, वो सिखाए जाते हैं, वो आप जाके सीख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो सुविधाएं हैं। आप सिर्फ जरूरत, फिर गवर्नमेंट सबसे बड़ी चीज़ है। देखो मैं तो एक नॉर्मल, हम लोग कहाँ डरते हैं कि यार पैसा नहीं है, एक मन में ये आता ना यार इतना पैसा नहीं है कि हम इसमें लगाएं। भाई आप कोई भी फील्ड है, जैसे हमारा तो चलो सर्विस रिपेयर का वो है, ट्रेडिंग का, जो मैन्युफैक्चरिंग में आप किसी भी छोटी मैन्युफैक्चरिंग में उतरो, किसी में भी उतरो, गवर्नमेंट की तरफ से इतनी स्कीमें हैं, आप उनका फायदा उठाओ, लोन लो, सब्सिडी भी मिलेगी, अपना बिजनेस खड़ा करोगे, 2 आदमियों को और 2 भाइयों को रोजगार दोगे। ठीक है, आपके बच्चे की आज जो आपको टेंशन है कि यार बच्चे की नौकरी कहीं लग जाए, ये हो जाए, वो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। आपने अपना काम डाला तो सीधी सी बात है आप बच्चे को अपने साथ हेल्प में लोगे,
ठीक है, बच्चा सीखेगा, एक काम को business आगे create बढ़ाएगा, होगा तो वो तो लंबी चलेंगी चीज़ें, बिल्कुल। तो वो चीज़ें होती हैं। हम्म, बीच में थोड़ा सा आपको रिस्क है, बाकी उसके बाद कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब बच्चे और उनकी टेंशन जो हम शुरुआत में हमने अपना दायरा ही उतना बना दिया कि भाई यार कैसे करेंगे। अभी जैसे मैंने बताया, हम उस टाइम जानते ही नहीं थे और नौकरी, सच्चाई है ये। एक तो पहले अब के माहौल में और पहले में बहुत, अब तो बच्चे बहुत कुछ जानते हैं, सोशल मीडिया से ले लो चाहे फोनों से ले लो। उस टाइम में ना फोन होते थे, हमें दूसरी नौकरियां नहीं पता थी, बाद में पता लगा रहे ये भी होता है, यूपीएससी है, फलाना है, हमें पता ही नहीं था। तो मैं तो वही, बहुत चीज़ें हैं। आज हमारे हाथ में मोबाइल है, ये यूट्यूब है, और जाट ट्रेड सेंटर के माध्यम से भी हम, फेसबुक ग्रुप से भी हम मदद कर रहे हैं एक दूसरे की, और इस चैनल के माध्यम से भी। और इसका मकसद भी यही है कि हम अपने बच्चों को एक गाइडेंस दे सकें, उन्हें एक मोटिवेशन दे सकें। पर इस सब के बावजूद भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाज़ार में हर फील्ड में हमारी संख्या बहुत कम है। ग्राहक तो हम हैं, गाड़ियाँ तो हमारे पास पूरी संख्या में हैं, बहुत, हर घर में आपको गाड़ी मिलेगी, पर हम इस बिज़नेस में नहीं हैं, हम कहीं और चीज़ों को कर रहे हैं और गलत लूट पिट रहे हैं। लोग हमें गुमराह भी कर रहे हैं, ज़्यादा हमसे पैसे भी ऐंठ रहे हैं। तो इस फील्ड में भी आने की ज़रूरत है। भाई साहब ने, इस फील्ड में बहुत स्कोप है। आप स्पेयर पार्ट्स का काम कर सकते हो। स्पेयर पार्ट्स के, मान लो एक आदमी है भाई, ठीक है, वो स्पेयर पार्ट्स में उतरो। स्पेयर पार्ट्स के काम में भी ऐसा नहीं, अभी स्पेयर पार्ट्स में भी अच्छा काम है, क्योंकि उसमें जेन्युइन के साथ आफ्टर मार्केट रखो। ठीक है भाई, पब्लिक के पास ऑप्शन बहुत जरूरी है। हर आदमी इतने महंगे पार्ट्स नहीं डलवाता, तो आफ्टर मार्केट भी आप कर सकते हो। हाँ, आफ्टर मार्केट ऐसे काम कर सकते हो। अच्छा, और कुछ यदि आपके मन में रहता है हमारे बच्चों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, कोई गाइडेंस के रूप में, या कोई और बात तो बताइए, फिर समाप्ति की ओर चलेंगे। मैं तो यही कहूँगा सभी भाइयों से कि भाई अपना कोशिश करो। एक्चुअल में समाज की तरक्की तभी होगी जब तुम खुद अपना कुछ ना कुछ योगदान दोगे। उसके लिए सिर्फ नौकरियों पे डिपेंड रहना, तो नौकरियां तो देखो लिमिटेड है। हम लोग गवर्नमेंट के साथ जितना टाइम वेस्ट हम इसमें करते हैं कि भाई नौकरी नहीं लगा रहे, या हम इधर उधर धक्के खाते, अपने आप को किसी फील्ड में कन्वर्ट करो, सक्षम बनाओ खुद को। ठीक है। आपके सबसे बड़ी चीज क्या है, आपने चलो नौकरी के लिए आपने तैयारी की, आप नौकरी लग गए, कोई घटना, अभी मान लो प्राइवेट सेक्टर की है, आप कोई अच्छी जॉब, अच्छी पोस्ट लग गए, लेकिन आपके सीनियर अधिकारी से आपकी जरा सी कोई बात हुई, आप कहीं ना कहीं किसी बहाने से आपको बाहर कर देगा, आप फिर बेरोजगार हो गए। आप अपने हाथ में हुनर लाओ, ठीक है, आपके और हुनर की हर जगह वो है, वैल्यू है। तो मैं तो यही कहूँगा सबसे बड़ी चीज़ अपने हाथ का जो काम है, जैसे बड़े बुजुर्ग कहते थे, अपना हाथ जगन्नाथ। हाँ बिल्कुल, अपने हाथ, और अपने हाथ में यदि कोई आपके दस्तकार हो आप, या किसी काम को जानते हो, और फिर उसी नॉलेज के आधार पर आपने कोई बिजनेस शुरू कर लिया है, तो वो खाली आपका जीवन नहीं, आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए भी हम एक रास्ता तैयार करते हैं। बिजनेस कोई भी हो, हाँ, आप किसी को देख लो, हम लोग क्या है, एक शर्म करते हैं कि अरे ये मेरा काम है, मेरे कपड़े काले हो जाएंगे, मैं नीचे लेटूंगा। हाँ, ये सवाल रह गया था। हाँ। तो जब हम दिक्कतों की बात कर रहे थे कि क्या क्या दिक्कतें आई, तो ये भी चीज़ फेस करनी पड़ी होगी। भाई साहब, मैं बता तो रहा हूँ, मुझे भी ये होता था कि यार ठीक है, मेरे पे बंदे हंसे हैं। मेरे साथ मेरा एक मित्र था, उसने भी बंदे से ये बात कही, यार इसको वहां पे साहब साहब होती रहती थी, बोला यहाँ देखो, बोला गाड़ी धो रहा है, ठीक है। मैं उसको एक ही चीज कही, यार यहाँ मैं मालिक हूँ, मेरा अपना काम है, अगर मैं काम करूंगा भाई खाली बैठ के क्या करूंगा, ठीक, अपना काम करने में क्या शर्म है। बिजनेस में, काम धंधे में शर्म तो हमें छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल। अगर हम ये सोचेंगे कि यार शर्म तो देखो, आप कोई भी अच्छा बिजनेस करो, कैसा भी करो, आप जब तक खुद नहीं लगोगे कुछ नहीं होगा। कितना टाइम हो गया हमें यहाँ? मुझे यहाँ लगभग 5 साल होने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब तो चीज़ें ठीक ठाक सेटल हो गई? अब तो बढ़िया चल रहा है। 2 रोटियों की भगवान की तरफ से बढ़िया मेहर है। ठीक है, बढ़िया। और मैं समझता हूँ कि हमारे फौजी भाइयों को भी एक मोटिवेशन मिला होगा कि जब हमारे चहल साहब इस काम को कर सकते हैं, अपना रिटायरमेंट के बाद अपना एक बिजनेस सेटअप बना सकते हैं और चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके आगे चला सकते हैं, तो हम भी क्यों ना चलाएं। इसके अलावा युवाओं को भी
एक रास्ता दिखा होगा, सर्विस सेंटर की जानकारियाँ मिली होंगी, और उसके अलावा कस्टमर्स को भी जिनके पास गाड़ियाँ हैं उनको भी नॉलेज मिली होगी। तो हो सकता, मुझे लगता है कि हम अपने मन की बातें आप तक पहुंचाने में कामयाब रहेंगे। हाँ जी। मैं तो भाई साहब ये कहता हूँ, युवाओं को तो और ज़्यादा जोश आना चाहिए, क्योंकि नई उम्र में रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा है। हाँ, उनके पास टाइम बहुत है आगे। हाँ, अभी जब मैं इस उम्र में आके, जब भाई बच्चे एक तरफ बच्चे हैं, सब कुछ है, और आके अपने आप को इस तरह से इस्टेब्लिश करने की कोशिश करके इस्टेब्लिश हो सकता हूँ, तो मैं तो समझता हूँ उनके पास तो बहुत ऑप्शन है। बिल्कुल, नौजवान तो जरूर ही कर सकते हैं, करना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है। जॉब को फर्स्ट प्रायोरिटी मत दो, कोशिश करो कि अगर भाई अपने किसी, जैसे मेरी खुद की, मैं सच्चाई बताऊं आपसे, एक घटना बताता हूँ। वैसे टाइम ज़्यादा हो रहा है, कुछ नहीं, टाइम पे कोई बताओ आप। जब मैं ITI की थी हमने, तो मेरे मन में उस टाइम ये चीज़ आई कि मैं अपना बिजनेस करूं। हाँ, मेरे 2-3 दोस्त ऐसे थे जो ITI कर रहे थे, जिनकी अपनी कंपनियां थी, ठीक है, वर्कशॉपें थी मतलब। ठीक है, तो उनसे थोड़ा आइडिया लगा उनके साथ बैठ के, तो मैं अपने घर पे ये चीज़ रखा कि मुझे अपना बिजनेस करना है। तो आर्मी में जाने से पहले? जाने से पहले। ठीक है। ITI करने के बाद जब मैं अप्रेंटिस कर रहा था, हाँ, तो जैसे फर्स्ट पोस्ट, जो फर्स्ट चॉइस मेरे दिमाग में आई कम खर्चे में, वो आई थी उस टाइम में प्लास्टिक मोल्डिंग के काम की। ठीक है। तो उस टाइम, अभी का तो पता नहीं है क्योंकि अब तो हम टच में नहीं है। हाँ, उस टाइम 2500 रुपये की मशीन आती थी प्लास्टिक मोल्डिंग की, ठीक है। और दाना आ जाता था। ऑर्डर मिल ही जाते हैं, जो डाई बना के वो खुद कंपनी देती है कि भाई ये हमारा आइटम बनाना है। लेकिन उस टाइम हमारा सामर्थ्य नहीं था भाई, घर की बैकग्राउंड इतनी ये नहीं थी कि बहुत स्ट्रांग था। मैं घर से मांगे, घर वालों को भरोसा नहीं था, तो जैसे किसी तरह मम्मी तैयार भी हुई, लेकिन हमारी एक मौसी आ गई, बोली नया लड़का है, पैसे को बर्बाद कर देगा। तो ये है कि थोड़ा सा तो पेरेंट्स को अपने बच्चों पे भरोसा दिखाना पड़ेगा। ये आम बात है, ये होता है ये। हाँ, बिल्कुल होता है भाई साहब, कि अगर उस फील्ड से नहीं है तो घर के ये सोचते हैं यार ये पैसे को उड़ा देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा रिस्क, मैंने इसीलिए कहा रिस्क तो लेना पड़ेगा, और एक दूसरा अपना एरिया सर्च करना पड़ेगा कि वहाँ पे किस चीज़ में आप निकल सकते हो, क्या बिजनेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और बिजनेस में भी क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं, क्या चीज़ें रखना है। अपना जगह की ज़रूरत होती है, 2-3 चीज़ें हैं ये, और एक अपने ऊपर भरोसा है, एक होता है, जैसे इस टॉपिक से नहीं है वैसे, लेकिन नॉर्मली एक बात बताता हूँ, जैसे आजकल की पीढ़ी मान लो या कोई भी, बहुत से इंग्लिश पे जोर देते हैं। ठीक है, सिर्फ के इंग्लिश मैन होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ, हमें कोई अगर मान लो हम अपना कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे सारे हिंदी भाषी हैं, मानते हो भाई? हम इंडिया में अपने किसी भी क्षेत्र में, शहर में भी जाके खोल रहे हैं, सेंटर यहाँ है तो यहाँ सब लोग हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी बोलेंगे। जिन लोगों से हमारा पाड़ा पड़ना है वो सब हिंदी में बात। ये तो हमारा एक वो होता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम कैसे करें। आजकल बहुत सी जनरेशन का ये यार, बिना इंग्लिश कैसे बिजनेस करेंगे आगे। तो किसी भी चीज में इन चीजों की वो नहीं होती। मैं ये तो रुकावटें हैं, मतलब हर बच्चे के और हर बिजनेस करने वाले के दिमाग में चीज़ें रहती है कि भाई ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास, ये रुकावटें हैं। तो सब पार करके आपको जाना ही पड़ेगा, स्टेप तो लेना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा। जब तक खुद आगे नहीं, वैसे भी देखो भाई साहब, कितना भी मुश्किल, किसी ने कहा सिर्फ चलते रहो, मुश्किल सफर अपने आप कम होता चला जाता है। अभी बहुत से थकार के पहले ही बैठ जाओगे या पहले दिन से, अब मैं ऐसा भी हुआ है, यहाँ काम से 1 रुपया कमाए बिना वापस गया हूँ। ठीक है, शुरुआती दौर में पूरे दिन बैठ के वापस ऐसे गया। मैं पहले महीने में, मतलब अभी कुछ चीजें बोलने की नहीं होती, मतलब कि हर तरह का टाइम बिजनेस में आता है, मतलब बंदे की तनख्वाह नहीं निकाल सकते थे उस हिसाब से, यानी मैं फ्री में कमा रहा था शुरुआती दौर जो था। आज भगवान की दुआ से सबकी तनख्वाह भी निकल रही है और मैं भी कमा रहा हूँ। ये स्टेज हर बिजनेस में, हर व्यक्ति के हर साथ बिजनेस में आती है। ये बस थोड़ा उस शुरुआती दौर तो ऐसा है भाई साहब, हर एक को 6 महीने 1 साल संयम बरतना पड़ेगा, डटे रहना है बस। मैदान मत छोड़ो, विजय कंफर्म मिलेगी। ठीक है भाई साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। पर्सनली मुझे वैसे भी मोटिवेशन मिला और बहुत सारी चीज़ें आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में जानने को मिली हैं, और आशा करते हैं कि आपको भी ये वीडियो ठीक लगेगी। ठीक लगना तो क्या है, हमारा जो मकसद है, अगर आपको वो ठीक लगता है कि हमारा जो एम है, क्यों हम इस काम को कर रहे हैं,
बच्चों को रोज़गार और या फिर देहात गांव जो जहाँ ट्रेड सेंटर की बात हो रही है, तो गांव से बेरोज़गार बच्चों को, क्योंकि आज हम देख रहे हैं ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी हमारे जो लड़के हैं जो बच्चे हैं वो बेरोज़गार हैं, और बेरोज़गार ही नहीं है, फिर वो नशा कर रहे हैं, फिर वो अपराध कर रहे हैं। ये चीज़ें तो यदि हम बिजनेस के बारे में जानेंगे तो भी बिजनेस में आएंगे। किस तरह से हम बिजनेस में आए, कैसे आपको गाइडेंस मिले, यही हमारा लक्ष्य है। किसी एक भाई को भी यदि मोटिवेशन मिलती है और वो इस फील्ड में आता है तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को सफल समझेंगे। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं तो सिर्फ यही चीज़ कह रहा था कि एक्चुअल ये सब अगर हम माने तो बहाने होते हैं कि भाई हमसे ये नहीं हो रहा। हाँ। एक छोटी सी, जैसे मैं बताया मुझे थोड़ा सा बुक पढ़ने का शौक था। हाँ। तो मैं भी जो ये चीज़ें प्रेरणा ली थी ना, उनमें जैसे मैं हेनरी फोर्ड के बारे में पढ़ा। अभी हम कहते हैं हमारे पास साधन नहीं है, ये नहीं है। हेनरी फोर्ड आपने भी पढ़ा होगा शायद, वैसे तो उस बंदे ने एक इतनी गरीबी से टायर पंचर लगाने से काम शुरू किया था, और देख लो जिस दिन मरा वो दुनिया का सबसे रईस आदमियों में था। हाँ, बिल्कुल। तो कोशिश करने से सब कुछ होता है। अगर वो शुरुआत तो जीरो से ही होगी, जीरो से होगी। और बिजनेस के मेरा मेन मकसद ये भी है इसमें, ये हेनरी फोर्ड का नाम लेने का, कि मान लो वो बंदा अगर जॉब करता तो शायद उस जगह मुकाम पे ना होता। या बिल गेट्स है, बिल गेट्स है उदाहरण के तौर पे, भाई एक मध्यम वर्गीय परिवार के वकील का लड़का था, लेकिन आज दुनिया का सबसे रईस आदमी है, सिर्फ बिजनेस की बदौलत। तो अपने बच्चों को मैं तो ये कहूँगा कि कोशिश करो, उनकी प्रतिभा, हर बच्चे में कोई ना कोई खूबी होती है, उनकी प्रतिभा के हिसाब से उन्हें बिजनेस में घुसा। और आप भी ये चीज़ को देखो कि हमें कौन सा काम बढ़िया लग रहा है, किस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, और उसी बिजनेस में घुस जाओ। हर फील्ड में बिजनेस है, हर काम में बिजनेस। भाई अगर ये सोचेंगे, जैसे बहुत से आदमियों का होता है कि मेरा मन तो इस काम में है, लेकिन इस काम की यहाँ कई दुकान है, तो ये कैसे चलेगी। मैं ये कहता हूँ, अभी एक मार्केट होती है, मान लो हम यहाँ पे लेते हैं ऑटोमोबाइल में, तिकोना पूरी गाड़ियों की है। अगर वहाँ एक आदमी ये सोचे यार यहाँ सारी गाड़ियों की दुकानें, मेरी कैसे चलेगी, तो ये चीज़ कभी मत सोचो कि यहाँ कई हैं। वो तो सीधी सी बात है, आपकी क्षमता आपको काम दिलाएगी, आपकी क्वालिटी, आपकी सर्विस आपको काम दिलाएगी कि आप आगे कैसा काम कर रहे हो। तो इसलिए आप उतरो बस। जैसे अब आपके पास आ गए हैं लोग एजेंसी और सर्विस सेंटर से, ऑथराइज सर्विस सेंटर को छोड़ कर चहल मोटर के साथ जुड़ रहे हैं, इस तरह से आपके साथ भी जुड़ेंगे। और ये तो हर फील्ड में है, ऑटोमोबाइल्स में क्या, हर फील्ड में है। हर फील्ड में सर्विस और क्वालिटी बढ़िया रखेंगे तो आपके साथ लोग जुड़ेंगे। और आशा करते हैं हम कहीं ना कहीं अपने मकसद को पूरा करने में कामयाब रहे होंगे आज की वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चहल साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।